नमस्ते बच्चों, इस ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के पाठ 7 को, जिसका शीर्षक है मेरे रजा साहब। इस पाठ की लेखिका हैं सुजाता बजाज जी, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल ये पेरिस में रहती हैं। इनके द्वारा बनाए गए चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंगों में डूबी रहती हैं। इनके चित्रों और मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। प्रस्तुत पाठ मशहूर सैयद हैदर रजा के विषय में एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है यादें। इस संस्मरण में लेखिका सुजाता बजाज जी ने रजा साहब के कई गुणों जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, अपनी कृतियों के प्रति लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि के बारे में बताया है। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। सुजाता बजाज जी ने 23 जुलाई को सुबह सुबह ही एक दुखद समाचार सुना। उन्हें पता चला कि रजा साहब भगवान को प्यारे हो गए हैं, और यह सब सुनते ही उनके मस्तिष्क में यादों की एक कतार सी लग गई। कतार का मतलब होता है पंक्ति अर्थात लाइन। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। रजा साहब के गुजर जाने की खबर सुनने के बाद में सुजाता जी को पिछले फरवरी की बात याद हो आई। उस समय वे दिल्ली में अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए गई थीं। तब उन्होंने सोचा था कि रजा साहब वहाँ पर अपनी व्हील चेयर पर आएंगे और प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर वे उन्हें मुबारकबाद देंगे। परंतु उसी रात कोई अनहोनी सी हो गई। अनहोनी का मतलब होता है असंभव सी बात हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। जब सपने में आकर के रजा साहब से सुजाता जी की मुलाकात हुई तो उन्होंने सपने के आधार पर देखा कि सपने में रजा साहब उनसे मिलने के लिए आए और शो के लिए वे सुजाता जी को शुभकामनाएं दे रहे थे और कह रहे थे कि वे उनसे मिलने के लिए एक बार आ जाएं और अब वे उनसे कभी फिर मिल नहीं पाएंगे। सपने की यह बात ध्यान में लाते ही वे तुरंत उनसे मिलने के लिए चल पड़ी थीं। जब वे अस्पताल में रजा साहब से मिलने के लिए गईं तो वहां उन्होंने देखा कि रजा साहब अस्पताल में बिल्कुल अचेत से लेटे हुए थे। शून्य का मतलब होता है अचेत, बिल्कुल भी जिसमें हिलना डुलना नहीं होता है। सुजाता जी ने उनका हाथ छुआ।
लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, मात्र सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी। सुजाता जी दुखी मन से उन्हें अलविदा कहकर लौट आई थी। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। सुजाता जी ने रजा साहब जब पेरिस में थे उस समय का उनका संस्मरण यहाँ पर बताया कि रजा साहब धर्म से तो इस्लामिक थे, लेकिन वे उतना ही हिंदू और ईसाई भी थे, अर्थात वे सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। उनके स्टूडियो में गणपति जी की मूर्ति भी थी, क्रॉस, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल भी था, तो वहीं पर हिंदुओं की भगवत गीता भी थी और इस्लाम धर्म की कुरान भी थी। इनके साथ में उनकी माँ की एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे अर्थात बेला के फूल की बनी हुई कुछ सूखी मालाएं भी थी। ये सारी चीज़ें वे एक साथ में रखते थे। वे गणेश की भी पूजा किया करते थे और हर रविवार को सुबह चर्च में जाकर के प्रार्थना भी किया करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। एक बार की बात है, मुंबई में प्रदर्शनी देखने के लिए जो वहाँ पर कलाकार आए हुए थे, उनके पास सभी के पास आने वाले कलाकारों की सूची थी। सूची अर्थात लिस्ट थी। तो उसमें सुजाता जी भी वहाँ पर प्रदर्शनी के लिए आई हुई थी और वहीं पर रजा साहब भी आए थे। तो वे रजा साहब को उस समय जानती नहीं थी। तभी कलाकारों में से किसी एक ने कहा कि ये तो एस.एच. रजा हैं, और उनका नाम सुनते ही वे एकदम से सावधान सी हो गई थी। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। तो जब वे उनके पास जा कर के उनसे बातें करने लगी तो साथ में ही रजा साहब ने उन्हें अपना इंटरव्यू भी दिया। बहुत सारी इंटरव्यू के दौरान बातें भी हुई। तब अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। बातचीत के दौरान अचानक ही रजा साहब ने सुजाता जी से उस प्रदर्शनी में, आर्ट गैलरी में पूछ लिया कि वे और क्या क्या काम करती हैं। और तब उन्हें पता चला कि सुजाता जी एक कलाकार हैं, वे चित्रकारी करती हैं, चित्र बनाती हैं। तो वे उनका काम देखने के लिए तुरंत चल पड़ने को तैयार हो गए। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जहांगीर आर्ट गैलरी में मुलाकात होने के बाद में रजा साहब सुजाता जी के साथ उनका काम देखने के लिए पुणे में आए और वहाँ उन्होंने पुणे में उनका काम देखने के बाद उन्हें पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया और यह जताया कि उनका भविष्य अब बहुत ही उज्जवल है। अब देखिए यहाँ पर रजा साहब की तत्परता देखिए कि किस तरह से वे गुणों के पारखी थे।
एक कलाकार ने दूसरे कलाकार को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर पहचान लिया था। उन्होंने अपना 1 मिनट भी गंवाया नहीं और तुरंत उन्होंने ताज होटल से टैक्सी लेकर के सीधे पुणे पहुँचना अच्छा समझा। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। रजा साहब के संस्मरण को बताते हुए सुजाता जी ने यहाँ पर बताया है कि रजा साहब के लिए हर छोटी से छोटी बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। वे किसी भी कार्य को बड़ी ही एकाग्रता और लगन के साथ में पूर्ण करते थे। उनके लिए कभी कोई पेंटिंग अगर बिक जाए उनकी, तो पैकिंग के काम में भी उनकी अपनी रुचि हुआ करती थी। वे अपनी बिकी हुई पेंटिंग की पैकिंग भी खुद ही करते थे। यदि कोई उनके इस काम में मदद करना चाहे तो वे उसे साफ मना कर देते कि नहीं, तुम इसमें मेरी कोई मदद मत करो, मैं इस काम को खुद ही करूँगा। वे हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े ही व्यवस्थित रूप से और धैर्य के साथ में खुद ही वे अपनी बिकी हुई पेंटिंग की पैकिंग करते थे। वे कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। अर्थात जब भी कोई उनकी पेंटिंग बिक जाती तो वे उसे बिल्कुल एक अभिभावक की तरह, एक पिता की तरह, जैसे कि एक पिता अपनी बेटी को विवाह के पश्चात विदा करता है ससुराल के लिए, वे उसी तरह से उसे भी, अपनी पेंटिंग को भी अपनी बेटी का दर्जा दिया करते थे और उसे बेटी के समान ही विदा करने जैसा पैकिंग भी किया करते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। जब भी रजा साहब किसी को कोई पत्र लिखते या कुछ भी लिखा करते तो वे हर एक शब्द और उस पत्र की लिखी हुई हर एक पंक्ति को खूब नाप तौल कर सोच समझ करके लिखा करते थे। उन्हें फूल बहुत ही पसंद हुआ करते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए थे। अनजानी जगह विदेश में 22 अक्टूबर 1988 को लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर सुजाता जी पहुंची थी ट्रेन के द्वारा। तब उस समय रात के समय रजा साहब अकेले ही उनका इंतज़ार करते हुए वहाँ पर उन्हें मिले। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि उन्हें फ़िक्र थी तो सुजाता जी के सही सलामत हॉस्टल के कमरे में पहुंचने की। इसलिए वे खुद ही उन्हें हॉस्टल के कमरे में छोड़कर आते हैं। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। एक बार का किस्सा यहाँ पर सुजाता जी ने बताया है कि पेरिस में जब वे थे तो वहाँ पर एक बार वे बीमार हो गईं और बीमार होने के कारण वे कमरे में पड़ी हुई थी और उस समय रात के 11 बज रहे थे। तब रजा साहब ने दवाइयों का इंतज़ाम किया और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना लेकर के उनके पास पहुंच गए। इतना ही नहीं बल्कि उनके घर वालों को फ़ोन करके यह जताया कि वे सुजाता जी के प्रति चिंतित न हों, क्योंकि
पेरिस में उनकी देखभाल करने के लिए वे वहाँ पर मौजूद हैं। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। जब भी कभी रजा साहब और सुजाता बजाज जी कोई भी पेंटिंग तैयार कर लेते तो दोनों ही एक दूसरे को दिखाया करते थे। दोनों ही एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का मतलब होता है गुण दोष को बताना, अर्थात वे बड़ी ही ईमानदारी से एक दूसरे की पेंटिंग को देखते थे और दोनों ही एक दूसरे की पेंटिंग में यह देख करके अच्छी तरह से बता देते कि पेंटिंग में क्या चीज़ होनी चाहिए थी और कौन सी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए थी, कौन सी बात उसमें बहुत अच्छी बताई गई है या कोई उसमें कमी रह गई है। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे की कमियों को और अच्छाइयों को पेंटिंग में देख करके बताया करते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। रजा साहब और सुजाता जी ने दोनों ने ही मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में यहाँ पर एक साथ में कई बार प्रदर्शनियाँ की, लेकिन कभी भी इन दोनों में कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और यह सब केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि दोनों का आपस में बहुत ही प्रेम था और अपनापन था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। रजा साहब हिंदी और उर्दू को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख लेते थे, बोलना अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन इसके अलावा वे अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा भी अच्छी तरह से लिख पढ़ लेते थे। उन्हें कविताओं को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। उनसे उन्हें बहुत प्यार था। इतना ही नहीं, वे शेरो शायरी और गज़ल तथा पुराने हिंदी फिल्मी गानों को सुनने में भी बड़ा आनंद लेते थे। एक डायरी पास रखते थे। उनके पास हमेशा एक डायरी हुआ करती थी। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। जो भी कुछ उन्हें अच्छा लगता था वे उस डायरी में उसे नोट कर लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। लेखिका सुजाता बजाज जी की बेटी थी हेलेना, जो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल लेती थी। रजा साहब को उसके मुंह से हिंदी सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब वह हिंदी बोलती तो उन्हें बहुत ही गर्व हुआ करता था और वे उसके साथ में हमेशा ही शुद्ध हिंदी में ही बात किया करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब का एक शौक था खाने पीने का। खाने पीने के बड़े शौकीन थे, लेकिन उनके लिए दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी ये तो उनके सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ थे। इन्हें खाना मतलब उनके लिए बहुत ही अनोखी और अनमोल चीज़ होती थी। सुजाता जी हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना खुद बनाया करती थी और उनके पास उनके लिए और उनके दोस्तों के लिए, जो फ्रांसीसी दोस्त थे, उनके लिए भी भेज दिया करती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर
रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। एक बार मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में कई कलाकार वहां पर प्रदर्शनी देखने के लिए आए हुए थे। उनमें सुजाता जी भी गई थी और वहीं पर रजा साहब भी प्रदर्शनी देखने के लिए आए हुए थे। सुजाता जी रजा साहब को तब जानती नहीं थी, लेकिन वहाँ पर प्रदर्शनी देखने के लिए आए हुए लोगों में से किसी के द्वारा उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति रजा साहब हैं, तो वे उनके पास गईं। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। तो जब वे उनके पास जा कर के उनसे बातें करने लगीं, तो साथ में ही रजा साहब ने उन्हें अपना इंटरव्यू भी दिया। बहुत सारी इंटरव्यू के दौरान बातें भी हुई। तब अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या कर। शुक्रिया।